कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो एंड तक बने रहना वीडियो में, आप लोगों को बहुत डिटेल में और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, तो बने रहना। तो पहला जो टॉपिक आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि है 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। एक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों आएंगे। एक्सटर्नल में देखिए पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम ये सब आते हैं। इंटरनल में देखिए कुछ एसेसरी डक्ट्स और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक्सटर्नल के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस। ये 3 जो है आपका एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इंटरनल में तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस 1 पेयर में रहते हैं ईच साइड, मतलब 2 रहते हैं। इधर देख सकते हो आप, ये एक इधर 2 रहते हैं, और दोनों किसके अंदर रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर। और स्क्रोटम का क्या फंक्शन है? वो आपका लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर से कम रखते हैं, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो सके। ओके, तो ये रहा आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अभी इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वाला है मेल एसेसरी डक्ट्स। इसमें क्या आता है? रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। अभी इन डक्ट्स का काम क्या है? इन डक्ट का काम है आपका स्पर्म तो इधर टेस्टिस से निकलते हैं। ठीक है, टेस्टिस से निकल के आपका पूरा मतलब डक्ट से होके, ताकि पेनिस के थ्रू निकल सके, इसीलिए डक्ट्स होते हैं। और डक्ट्स का फंक्शन भी यही है, ताकि स्पर्म पेनिस से निकल सके। ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा था रेटिटेस्टिस, जो कि इधर होते हैं। ठीक है, रेटिटेस्टिस से किधर जाते हैं? बासा एफरेंशिया। ये स्पर्म का पाथवे भी हो जाएगा आपका, पाथवे ऑफ द स्पर्म। ठीक है, रेटिटेस्टिस से किधर जाते हैं? बासा एफरेंशिया में। फिर उसके बाद किधर जाएंगे? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में होते किधर जाएगा? बास डिफरेंस में। बास डिफरेंस से होते हुए किधर जाएगा? नेक्स्ट डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, बास डिफरेंस से होते हुए किधर आएगा? आपका इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट इस पॉइंट में आके आपका यूरेथ्रा के साथ मिल जाएगा। यूरेथ्रा के साथ मिलते आपका स्पर्म इजेक्ट कर देगा इस पाथवे से। ठीक है, तो एक ही साथ आपका स्पर्म का पाथवे भी मैंने समझा दिया, और ये सब आपका डक्ट हो गया मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी और एक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी देखिए इन ग्लैंड्स का काम क्या है? इन ग्लैंड्स का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, सिक्रेशन होते हैं इससे, ताकि थोड़ा और नरिश हो सके, ताकि अच्छे से निकल पाए आपका स्पर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये हमारा हो गया सेमिनल वेसिकल। इसके नीचे देखिए क्या है? इसके नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, और इधर 2 छोटे छोटे आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। तो ये सब सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्पर्म जब आए इधर से, इनसे गुजर के जाते हैं। ठीक है, इनसे गुजर के यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो इन स्पर्म और इन लोगों का सिक्रेशन मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं? सीमेन बना देंगे आपका। ठीक है, तो स्पर्म के साथ इन सब का जब सिक्रेशन मिलता है, तब हम लोग इसको सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ रिच इन फ्रुक्टोज एंड अदर्स। रिच इन फ्रुक्टोज होता है ये सब सिक्रेशन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिस। ओके, तो टेस्टिस तो मेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, जिसके अंदर आपका क्या है?
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये देखिए ये सब है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये जितने भी कॉम्पार्टमेंट आप देख रहे हो ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं इधर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आपको इधर जूम करके एक बड़ा डायग्राम मैंने दिया हुआ है, इसमें देखिए इसमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या रहते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या रहता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या रहेंगे, सर्टोली सेल्स रहेंगे, और रहेंगे क्या, मेल जर्म सेल। ये दो सेल रहते हैं किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सर्टोली सेल का क्या काम है, नरिश एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना मेल जर्म सेल को, ताकि वो क्या बना सके, स्पर्म बना सके, ठीक है। तो इसका काम है, सर्टोली सेल का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और मेल जर्म सेल का काम है स्पर्म प्रोडक्शन करना, ठीक है। फिर स्पर्म जब प्रोडक्शन होता है, फिर स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म सेल बोलते हैं उनको, स्पर्मेटोजोआ। ये देखिए टेल भी निकल रहा है, हेड भी है, मिडिल पीस भी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ भी बना देते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल को कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सर्टोली सेल। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर देखिए, ये बाहर देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो ये रहा, इसके बाहर देखिए क्या है आपका लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इधर दिया हुआ है सबका काम, इधर आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एक रफ डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा टेस्टिस, इसके अंदर है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या है, पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखिए ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ओके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका क्या रहेगा, सर्टोली सेल्स, और क्या रहेगा, एंड मेल जर्म सेल, ये दोनों रहेंगे। और इसके बाहर देखिए ये जो डॉट डॉट मैंने दे के रखा हूँ, ये है आपका लेडिक सेल्स, ठीक है। ये क्या हो गया, लेडिक सेल, ठीक है। सर्टली मेल जर्म सेल क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सर्टोली सेल क्या करेगा, नरिश प्रोवाइड करेगा, नरिश और सपोर्ट, नरिश एंड सपोर्ट, ठीक है, जगह भी नहीं है, ठीक है। तो नरिश और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेल जर्म सेल को, ताकि वो स्पर्म बना सके, ठीक है। और लेडी सेल क्या कर रहे हैं, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन, ये हमारा हो गया पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर एंड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस, आइए पहले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। जेनेसिस का क्या मतलब होता है, जेनरेट होना यानी फॉर्मेशन होना, एक मिनट, यानी फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्या लिखा है इधर, गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन होने को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन टेस्टिस एंड ओवर रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी मेल का जो गैमेट बनता है टेस्टिस में, जो कि होता है स्पर्म, फीमेल का जो गैमेट बनता है वो किधर बनता है, ओवरी में, जो कि होता है ओवम, ठीक है। तो इसी मतलब फॉर्मेशन का प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है, मेल में होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन किधर, मेल्स के टेस्टिस में, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस, ओ से ओवम, तो ओवम का फॉर्मेशन किधर होगा, फीमेल्स के ओवरी में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओजेनेसिस, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए एट प्यूबर्टी शुरू होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन के अंदर जाते हैं और बनाते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ये आपका डिप्लॉयड सेल हो गया, मतलब जिसमें 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो फिर माइटोसिस डिफरेंशिएशन के अंदर आपका क्या बना देगा? इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें भी 46 क्रोमोसोम यानी 2n होगा डिप्लॉयड। ठीक है, जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा तब क्या बना देंगे? आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें आपका हो जाएगा n 23 क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, फिर ये भी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा और ये 2 से 4 बना देंगे और चारों n ही है आपका, यानी सब में 23 क्रोमोसोम करके है। तो इनका क्या नाम है? आपका स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इनका क्या नाम है? स्पर्मेटिड्स है। और जब स्पर्मेटिड्स आपका डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा तो आपका मैच्योर स्पर्म सेल बन जाएगा, जिसमें हेड टेल पोर्शन निकल के आएगा। ठीक है, ये है आपका मैच्योर स्पर्म सेल, जो कि जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं या फिर स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अभी स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये एक याद रखने वाली टर्म है, तो याद रखिएगा, पूछते हैं बहुत बार। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरा प्रोसेस का नाम है, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं उसका नाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH रिलीज होता है। तो जब GnRH इंक्रीज होता है रिलीज, तो क्या करते हैं? वो एक्ट करता है, GnRH जाके एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, पिट्यूटरी में जब एक्ट करते हैं तब क्या स्टिमुलेट करने को बोलते हैं? पिट्यूटरी को 2 गोनाडोट्रोपिन्स यानी LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों को सिक्रेशन के लिए बोलते हैं। कौन? GnRH। ठीक है, तो LH जो है वो किधर जाके एक्ट करेगा? लेडिक सेल में, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। लेडिक सेल क्या करते हैं? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ठीक है, सिक्रेट करते हैं। और FSH क्या करेंगे? FSH जाके एक्ट करेगा। FSH एक्ट करेगा किधर? सर्टोली सेल में। और सर्टोली सेल क्या करते हैं? सम सिक्रेशन करते हैं, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ताकि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प हो सके, स्पर्म बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है, कौन? सर्टोली सेल। ठीक है, तो FSH आके किधर एक्ट करेंगे? तो ये भी याद रखने का एक ट्रिक याद रखो। L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और L से आपका लेडिक सेल, तो ऐसे याद रखेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस में एक्ट करते हैं? लेडिक सेल में जाके। और FSH, ठीक है, FSH, इसका जो मिडल वाला पोर्शन है S यानी सर्टोली सेल, ऐसे याद रखो तो अच्छी तरीके से याद रखेगा। तो सर्टोली सेल में जाके एक्ट करते हैं। ठीक है, और सर्टोली सेल क्या करेंगे? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जाके कुछ सिक्रेशन करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। लेकिन स्पर्म किससे प्रोडक्शन होते हैं? जर्म सेल से, मेल जर्म सेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका पूरा हार्मोनल कंट्रोल कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आपका काम करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH सिक्रेट करेंगे, ताकि LH जाके लेडिक सेल में काम करेगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल में जाके काम एक्ट करेगा। ठीक है, ओके फाइन, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ईजी है, देख लीजिए पहले, स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। ये जो टॉप पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका हेड पोर्शन है पूरा। हेड पोर्शन पहले तो कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो कवरिंग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा। जो कवरिंग होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या रहता है? एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है जिसका नाम है एक्रोसोम। ठीक है, फिर एक्रोसोम के बाद क्या आएगा? आपका न्यूक्लियस आएगा हेड पोर्शन में।
ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल रहता है ऑब्वियसली, और ये एन होता है 23, हमने अभी पढ़ा है क्योंकि जो लास्ट में पढ़ा था स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इसमें क्या होता है एन होता है, पहले तो 2n रहता था फिर 2n से तोड़ के क्या एन आ जाता था जिसमें 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या आएगा नेक क्या करेगा, हेड और मिडल पीस को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, हेड और मिडल पीस को जोड़ने का काम करेगा आपका। और अभी मिडल पीस में आते हैं, मिडल पीस में क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी को पता है एनर्जी सोर्स होता है, तो अभी एनर्जी की क्या ज़रूरत है, स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग करके ओवम तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, ठीक है, तो स्विमिंग के लिए उसको काम आता है ये एनर्जी। और उसके बाद क्या आएगा आपका टेल पोर्शन आएगा। टेल पोर्शन क्यों, अभी स्विमिंग करेगा, कोई तो एक चीज़ चाहिए जिसके साथ स्विमिंग कर सके। आप भी स्विमिंग करते हो तो क्या चाहिए, हाथ पैर तो चाहिए ना, तो स्पर्म को भी टेल की ज़रूरत है। तो टेल से क्या करेगा, मोटिलिटी, ठीक है, यानी स्विमिंग करेगा। तो यही जो भी मैंने पढ़ा है ये सब के बारे में लिखा हुआ है। एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग्स आउटर लेयर। अच्छा, एग यानी ये है एग, इसका बाहर का जो लेयर होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा। इसमें जब स्पर्म आएगा उसके टॉप पोर्शन में एक्रोसोम रहेगा, तो एक्रोसोम तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा, इसको डिसॉल्व होने में हेल्प करेगा ताकि अंदर का न्यूक्लियस इसमें जा सके और फर्टिलाइज हो सके, ठीक है, और बाकी का पार्ट आपका डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है 23 क्रोमोसोम, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया, व्हिच आफ्टर फर्टिलाइज। तो देखिए ओवम का भी तो 23 रहेगा ना, इसमें तो ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, यानी ये भी एन ये भी एन, तो एन प्लस एन क्या बना देगा आपका 2n बना देगा, जो कि है हमारा जाइगोट। हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयड, तो ये क्या बना देगा, डिप्लॉयड बना देगा, यानी 46 क्रोमोसोम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर का लेयर होता है, अभी स्पर्म का पढ़ा ना, हेड पोर्शन का जो बाहर का लेयर होता है, तो ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, स्पर्म सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और नेक पोर्शन क्या है, नेक पोर्शन आपका हेड और मिडल पीस को जोड़ने में काम करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कॉन्टेंस है सेंट्रियोल, इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मिडल पीस में क्या है आपका, मिडल पीस में कनेक्ट हेड एंड टेल एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, ठीक है। हेड एंड टेल को कनेक्ट करता है मिडल पीस, ठीक है, ये वाला हेड, ये आपका टेल। तो क्या होगा, मिडल पीस में हेड और टेल को जोड़ने का काम कर रहा है, और साथ में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये याद रखने की बात है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये लिखा भी है इधर, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी एनर्जी फॉर स्पर्म मोबिलिटी, ये मोटिलिटी होगा, ठीक है, एक ही बात है। टेल पोर्शन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, ये तो हम लोगों को पता ही है, और इसका काम क्या है, मोटिलिटी करवाना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखिए मेल का भी तो इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा था, तो ऑब्वियसली इसमें भी होगा, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। इंटरनल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या मिलेगा आपको, ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। चलो ये देख लेते हैं पहले। तो ये है आपका ओवरी, कितने पेयर है, 1 पेयर है, इधर एक 2, यानी 1 पेयर। और ये आपका ओविडक्ट, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो क्या होगा 1 पेयर ओविडक्ट आपका हो गया, ये इधर भी एक, इधर भी एक। उसके बाद क्या था, यूट्रस, ये आपका यूट्रस का लाइनिंग, ये यूट्रस, ये यूट्रन कैविटी, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका सर्विक्स, फिर क्या आएगा वजाइना। तो ये सारे हो गए आपका इंटरनल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सर्विक्स, यूट्रस, वजाइना सब बोल दिया, ओवरीज, ओविडक्ट, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटरिया में क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन, ये भी याद रखना, ठीक है। अभी इसका डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन
इंटरनल का दिया हुआ है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अभी देखिए एक थ्योरी समझने की ज़रूरत है इधर। ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवम। यहाँ पर दो केस हो सकता है, ठीक है। अगर ओवरी से ओवम निकला, ठीक है, इधर भी लिख देता हूँ ओवम। अगर फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा इधर, और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर होगा, ठीक है। दो केस बनते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म इधर वजाइना से आएगा, ठीक है, आके ठीक है, इधर ओवम से टकराएगा यानी फर्टिलाइज करेगा, तो अगर इधर फर्टिलाइज हो जाएगा तो ओवम नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्टिलाइज हो गया और इधर यूटेरिन कैविटी में आपका इम्प्लांट हो जाएगा जाइगोट या एम्ब्रायो भी बोल सकते हो आप। तो उसके बाद और ओवरी से ओवम नहीं निकलेगा, ठीक है। इधर आपका ओम्ब हो जाएगा, प्लासेंटा वगैरह बन जाएगा, फिर और नहीं होगा, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, क्योंकि ओवम ही नहीं रिलीज हो रहा है तो क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है ना। अगर आपका फर्टिलाइज नहीं होता है तो भी आपका तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा? इधर से ओवम निकलेगा, फिर ओवम निकलने के बाद यूट्रस के लाइनिंग शेड होगा, फिर निकलेगा, ठीक है। और हाँ, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, इधर तो दो ओवरी है, ठीक है ना, इधर एक इधर एक। अगर पहले महीने में मान लो इससे ओवम निकला, पहले महीने में मान लो इससे ओवम निकला, ठीक है, तो उसके अगले महीने तो फिर होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर इससे निकलेगा, ठीक है। ये एक एक करके अल्टरनेटिव करके काम करते हैं ये दोनों, ठीक है। पहले मान लो पहले ये वाला, फिर इसके अगले मंथ ये वाला, ठीक है, ऐसे काम करते हैं, ओवम रिलीज करते हैं। तो चलिए अभी हो गया थोड़ा बहुत, अभी मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मेमोरी ग्लैंड में क्या है। मेमोरी ग्लैंड में ज़्यादातर फैट है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इधर, ठीक है, फैट। तो इधर है आपका मेमोरी लोब्स, ठीक है, इधर मेमोरी लोब्स होते हैं। तो मेमोरी लोब्स, उसके बाद क्या आएगा आपका मेमोरी एल्वियोलस, ठीक है। मेमोरी एल्वियोलस का भी बहुत अच्छा मतलब इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि है मिल्क प्रोडक्शन करना और स्टोर करके रखना भी, ठीक है। और एल्वियोलस के बाद क्या आएगा? मेमोरी डक्ट आएगा, ठीक है। बहुत सारे एल्वियोलस इधर आ गया, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट आ रहे हैं, देखिए ये मेमोरी डक्ट, ठीक है, इधर तक तो हो गया। इसके बाद डक्ट आ रहा है, डक्ट। जब डक्ट एक साथ बहुत सारे आते हैं तो क्या बना देंगे? एम्फ्यूला बना देंगे। ये देखिए आपका एम्फ्यूला, ये आपका एम्फ्यूला, ऊपर वाला तो आपका ये तो डक्ट था, और अभी देखिए एम्फुला हो गया, बहुत सारे डक्ट एक साथ मिल गया तो बना दिया क्या? एम्फ्यूला। और अभी जब बहुत सारे एम्फ्यूला एक साथ आएंगे इधर, तो क्या बना देंगे? आपका लेक्टिफेरस डक्ट बना देंगे, ठीक है, जिसके इससे थ्रू आपका मिल्क सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेमोरी ग्लैंड के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बोल दिया। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, कॉन्टेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल फैट्स। ऑब्वियसली मैंने अभी दिखाया आपको, टिश्यूज और फैट्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कॉन्टेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के बारे में अभी दिखाया, तो ईच एक टिश्यू, मतलब एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? कॉन्टेनिंग एल्वियोलाई, जिसमें एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, ये आपका एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे मिल्क, ठीक है। एल्वियोलाई आपका मिल्क सिक्रेट करेंगे, फिर मेमोरी डक्ट क्या करेंगे? जॉइन करेंगे टू फॉर्म मेमोरी एम्फ्यूला, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे मेमोरी डक्ट जब आएंगे तब क्या बना देंगे? आपका एम्फ्यूला बना देंगे, और इधर से आपका मिल्क सिक्रेट हो जाएगा, यही लिखा है, ठीक है। और मेमोरी एम्फ्यूला दैट इज कनेक्टेड टू लेक्टिफरस डक्ट, ठीक है। ये देखिए ये जो एम्फ्यूला है किससे साथ कनेक्ट हो रहा है? लेक्टिफरस डक्ट से, यही लिखा है, ठीक है। द मिल्क इज सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ एल्वियोलाई एंड स्टोर्ड इन द लूमेन ऑफ एल्वियोलाई। लूमेन ऑफ एल्वियोलाई में आपका स्टोर होगा और सिक्रेटेड होगा एल्वियोलाई के सेल द्वारा मिल्क, ठीक है, ये याद रख। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका ओजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ओजेनेसिस के बारे में पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में ये चार्ट आपका दिया हुआ है, आप देख लेना। ओजेनेसिस मतलब ओगोनिया का जो सेल होता है वो फीटल लाइफ से आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। जब
फीटस लाइव होता है तभी से शुरू हो जाता है। तो ओगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन के अंदर जाते ही आपका प्राइमरी ओसाइट बना देगा। प्राइमरी ओसाइट जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है तब क्या होगा, तब 2n से आपका क्या बना देगा, n बना देगा। ठीक है, ये भी ओगोनिया भी 2n ही है, यानी 46 क्रोमोसोम, ये भी 46 क्रोमोसोम। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अंदर जाएगा तो 23 क्रोमोसोम बन जाएगा। 23 क्रोमोसोम के आने के बाद आपका ओबम बन जाएगा, ये भी n। तो इधर देखिए, इधर और एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन रहा है, इधर सेकंड पोलर बॉडी भी बन रहा है, ये डिजेनरेट हो जाएगा। तो मेन जो है आपका ओबम ये रह जाएगा, तो और ये ओबम ओवरी से आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, फ्रॉम ओवरी। चलिए अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ टर्म है, पहले ये देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 से 35 डेज़ के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली रिलीज 1 एग पर साइकिल। तो पर साइकिल में सिर्फ 1 एग ही रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये हर महीने चलता रहता है। ठीक है, इट्स ए रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स ए साइकिल रिपीटेड साइकिल। ठीक है, यानी 1 महीने बाद आपका होता रहता है। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन ए पीरियोडिक मैनर। ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू निकलते हैं। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस। यूटरस का लाइनिंग जो है शेड हो जाता है, इसके कारण आपका वो ब्लड म्यूकोसल टिश्यू मतलब डिस्चार्ज होने लगता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन once a month एंड इट्स कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है जो कि हर महीने 1 मंथ होता रहता है। ठीक है, अभी मेनर्क के बारे में पढ़ते हैं। मेनर्क इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फॉर ए ह्यूमन फीमेल बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में पहला मेंस्ट्रुएशन आपका होता है, जिसको हम लोग मेनर्क बोलेंगे। और मेनोपॉज क्या है, जब मतलब नाम ही है मेनोपॉज, जो कि है स्टॉप हो जाना। 45 से 50 ईयर्स के एवरेज एज है जो कि फीमेल बॉडी में मेनोपॉज आ जाता है। इसका मतलब उसके बाद और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कौन से एज में मतलब मेनोपॉज आएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए ये है आपका, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं अभी। ये देखिए, हाइपोथैलेमस जो सेंट्रल ब्रेन के रीजन में होता है, जिससे आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में आके काम करते हैं। तो जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे तो क्या होगा, LH एंड FSH, ठीक है, रिलीज़ करने को बोलेगा। जो LH और FSH जो है वो ओवरी में जाएगा और ओवरी में जाके फॉलिकल्स के ग्रोथ करवाएंगे, फॉलिक्यूलर ग्रोथ। ठीक है, ये देखिए ग्रो हो रहा है फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक का जो सवर है हम लोग इसको बोलेंगे क्या, फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि इधर फॉलिकल्स के ग्रोथ हो रहे हैं। तो जब फॉलिकल्स के ग्रोथ होंगे तब एस्ट्रोजन रिलीज होगा। तो एस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद क्या होगा, आपका वो फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। तो फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या होगा, ये जो ओवम है ओवम रिलीज हो जाएगा। तो जो मतलब जिस पीरियड में मतलब जिस फेज़ में आपका ओवम रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज़। ठीक है, ये आपका ओव्यूलेशन फेज़ हो गया, जहाँ पर रिलीज ऑफ एग या फिर ओवम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो विदाउट ओवम जो आपका रह जाएगा फॉलिकल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज बोलेंगे। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये आपका रिलीज़ होगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब रिलीज़ होगा तो क्या करेंगे वो लोग, भारी मात्रा में रिलीज़ होगा। ठीक है, बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा इनका प्रोडक्शन, तो इनका सिक्रेशन। तो ये क्या करेंगे, ये जाके हाइपोथैलेमस में और एंटीरियर पिट्यूटरी में आपका नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे कि हाँ ज़्यादा हो गए, अभी कम करो। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH रिलीज़ करना कम कर देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी भी LH FSH रिलीज़ करना कम कर देगा। तो इसके कारण क्या होगा, एस्ट्रोजन वगैरह प्रोजेस्टेरॉन वगैरह इस सब का मतलब रिलीजिंग कम हो जाएगा। तो क्या होगा, तो लो एस्ट्रोजन की वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, क्योंकि जब लो एस्ट्रोजन होता है तो यूट्राइन लाइनिंग में शेड आ जाएगा, जो कि अभी पढ़ा था हमने। यूट्राइन लाइनिंग में शेड होने के बाद ही आपका म्यूकोसल टिश्यू ब्लड वगैरह निकलने लगता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और लो LH क्या करेगा, आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है इसको डिजेनरेट कर देगा। ठीक है, तो जब भी फिर से लो एस्ट्रोजन होगा, लो LH होगा, फिर से हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ इधर लो है, फिर से GnRH रिलीज करेगा ताकि LH और FSH का हार्मोन फिर से इंक्रीज़ हो। ठीक है, फिर से ये साइकिल शुरू होगा। तो इसी वजह से रिपीटेडली साइकिल होता रहता है 28 से 29 डेज़ का
हाँ, जो साइकिल होता है वो चलता रहता है, तो इसीलिए हर महीने वो मेंस्ट्रुअल पीरियड भी आपका देखने को मिलता है। तो ये है पूरा प्रोसेस, अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये जो जो मैंने फेज बोला है इधर लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल फेज, हाँ, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटेल फेज, कॉर्पस ल्यूटेम जब बनते हैं, ठीक है। तो ये सब फेज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो एक डायग्राम, मतलब ये ग्राफ दिया हुआ है, चलिए ये भी समझ लेते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो क्या है इधर, FSH और LH। ये FSH और LH किधर आएगा, आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। तो FSH और LH जाके क्या करेंगे, इसमें एक्ट करेंगे, किसमें, आपका ओवरी में। ओवरी में जाके क्या करेंगे, फॉलिकल के ग्रोथ करवाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर फेज। अरे यार रुको, उसको हम लोग बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है, क्योंकि फॉलिकल्स के ग्रोथ है। उसके बाद क्या होगा आपका, ये देखिए ओवम रिलीज हो गया, रप्चर हो गया आपका फॉलिकल और ओवम रिलीज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद देखिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ रहे हैं। तो जब बढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो इधर से आपका एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक भेजने के बाद क्या होगा कि हाँ, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप लोग कम करो। तो FSH LH का रिलीजिंग कम हो जाएगा। तो कम होने के बाद क्या होगा, तो कम जब होगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल भी नीचे आने लगेगा। तो जब लेवल नीचे आएगा तभी यूट्राइन लाइनिंग में शेड आएगा और ब्लड, म्यूकसल टिश्यू, ये सब निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यूट्राइन लाइनिंग जब मतलब शेड होने लगेगा, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है, ये देखिए फॉलिकल्स ग्रोथ हो रहा है, ये फॉलिकुलर फेज है, हाँ, 9 से 13 डेज। 14 डेज में आपका ओव्यूलेशन होता है, ये देखिए 14 डेज। तो ये ग्राफ भी मैंने समझा दिया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही है जो मैंने बोला है, FSH स्टिमुलेट्स ओवरियन फॉलिकल्स टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ठीक है। FSH क्या करेंगे, फॉलिकल्स में जाके स्टिमुलेट करेंगे ताकि एस्ट्रोजन रिलीज हो। फिर LH स्टिमुलेट करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम को ताकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो सके। फिर मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ऑब्वियसली, हाँ। LH क्या करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएंगे। तो ये सब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका नीट में आ सकते हैं, तो ये देख लेना। प्रोलिफरेटिव फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। सेक्रेटरी फेज जो सीक्रेट होने लगता है इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो कब इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन, कब प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इन सब का फेज का नाम भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन, ऑलरेडी मैंने बोल दिया फिर भी ठीक है। जब स्पर्म आएगा, ये देखिए स्पर्म आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्पर्म देखिए, ये स्पर्म आया और जोना पेलोसिडा जो बाहर का लेयर होता है ओवम का, इसमें जाके फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ऊपर एक्रोजोम रहता है जो कि डिजोल्व होने में हेल्प करते हैं, और अंदर का न्यूक्लियस जो है इधर आएगा और आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो N+N क्या बना देगा आपका, N यानी ओवम का N यानी स्पर्म का N, तो क्या बना देगा आपका 2N बना देगा जो कि है जाइगोट, ठीक है, इजी है। और ये किधर होता है, एम्फुलर रीजन में होता है, ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। वेट, ये देखिए, ये जो एम्फ्यूला है इस रीजन में आपका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि स्पर्म को भी स्विमिंग करके इधर तक आना होता है और ओवम भी रिलीज होकर इधर तक आता है एम्फ्यूला रीजन में, तो तभी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये जो जो भी मैंने बोला है ये सब लिखा है इधर। ड्यूरिंग कॉइटस सीमेन इज रिलीज इनटू वजाइना, द मोटल स्पर्म इज स्विमिंग रेपिडली इन द जंक्शन ऑफ द isthmus एंड एम्फ्यूला, जो अभी मैंने बोला है एम्फ्यूला रीजन तक स्विमिंग करके आना होता है। द ovum also reach there and fusion of gametes takes place at ampullary isthmic junction. In this acrosome of sperm, ये भी मैंने बोला, undergoes and releases certain sperm lysins which dissolves the egg, तो egg dissolve करने में help करता है acrosome, envelopes locally and make the path for the penetration of the sperm. The sperm after reaches the ovary in the ampulla isthmic junction comes in contact with the zona pellucida, obviously पहला वाला जो लेयर है ये ओवरी का मतलब बाहर का लेयर वो है जोना पेलोसिडा, हाँ, ऑफ द ओवम एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। मतलब क्या होता है, एक बार एक स्पर्म अंदर चला गया तो ये जोना पेलोसिडा थोड़ा हार्ड हो जाता है ताकि
ब्लॉक कर सके बाकी का स्पर्म को, ठीक है, ताकि और स्पर्म एंट्री ना आ पाए। थस ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, तो इसी वजह से ओनली वन स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, यानी एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम n plus n fuse together to form a zygote, ये भी बोला मैंने, which develops into new individual, उसके बाद जाइगोट से आपका न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन भी बहुत इजी है। देखिए आपका ये है आपका ओवम, ये ओवम रिलीज़ हुआ ना इधर से, तो आते आते इधर तक आया, तो स्पर्म भी इधर आके फर्टिलाइज़ किया। ये देखिए ये आपका ओवम है, इधर आके आपका स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, ओवम फर्टिलाइज हुआ, ये स्पर्म आया। तो ये देखिए आपका पहले क्या था, हैप्लॉइड था, अभी देखिए डिप्लॉइड बन गया आपका, 2n बन गया क्योंकि ये स्पर्म का और ओवम का मिल गया। और अभी 2 से क्या बना देंगे, 4 सेल बना देंगे, 4 से क्या बना देंगे, 8 सेल बना देंगे, 8 सेल जब बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मोर्यूला बोलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट बना के इधर आ जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ये देखिए बन रहा है, फिर किधर आके यूट्रस के लाइनिंग में आके शेड मतलब यूट्रस में लाइनिंग में आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। वेट फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है आपका यूट्रस का लाइनिंग, यूट्रस के लाइनिंग में आके ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है, और जो बाहर का लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, यानी ट्रोपोब्लास्ट आके आपका यूट्रस के लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस है। फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर एम्ब्रायो विजल, उसके बाद क्या होता है, द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ये देखने वाली चीज़ है, ये पॉइंट 2 से क्या बनते हैं, 4, 4 से 8, 8 से 16, जब 16 बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर्स विथ 8 to 16 सेल्स आर कॉल्ड मोर्यूला, उसको हम लोग मोर्यूला बोलते हैं। जब 8 से 16 सेल बनते हैं तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोर्यूला बोलते हैं। मतलब 8 से 16 सेल तक हम लोग उसको मोरूला बोलेंगे। मोरूला डिवाइडेड टू चेंज इनटू, फिर मोरूला क्या ब्लास्टोसिस्ट में बनते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट का जो फिर ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर, जो आउटर लेयर था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रोपोब्लास्ट। जो आउटर लेयर था उसको हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, जो दैट अटैच द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो बाहर का लाइनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस का जो बाहर का लाइनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम, मेट्रियम जगह भी नहीं है, ठीक है, एंडोमेट्रियम। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास, ठीक है। तो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो अटैच रहते हैं ट्रोपोब्लास्ट के साथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंड इनर सेल मास डिवाइडेड टू कवर ब्लास्टोसिस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट जो आके इम्प्लांट हुआ, किधर आके इम्प्लांट हुआ, यूट्रस के लाइनिंग में, जो कि एंडोमेट्रियम लेयर होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, बोलते हैं क्वेश्चन में पूछेंगे कौन से लेयर में आते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर में, ठीक है। और कौन अटैच होता है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग इम्प्लांटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देख लेते हैं। ये जो आपका ट्रोपोब्लास्ट लेयर के बाहर आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक बिल्ली। दैट अलोंग विथ यूट्राइन वॉल के अलोंग विथ हम लोग फॉर्म्स ए फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो एक फंक्शनल यूनिट बनाएंगे बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये आपका एम्ब्रायो हो गया, ये आपका एम्ब्रायो है, ठीक है, एम्ब्रायो और मदर मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। मैटरनल बॉडी और एम्ब्रायो के बीच में एक फंक्शनल यूनिट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। तो चलिए ये भी हो गया। तो नेक्स्ट ये है हमारा पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन और गैस्टेशन भी है। पार्टुरेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप, जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा फीटस, ठीक है, 9 महीने बाद फिर क्या होगा, डिलीवरी होगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्टुरेशन, ठीक है। लैक्टेशन क्या है, जब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेट होता है, प्रोड्यूसिंग मिल्क है, मिल्क जब प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं मेमोरी ग्लैंड से, तो वो कब होता है, प्रेगनेंसी के बाद होता है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसी फेज को या फिर उसी पीरियड को हम लोग लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। गैस्टेशन क्या है, द पीरियड ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायो जब डेवलप होता है ओम्ब में, ठीक
ठीक है। उसी पीरियड को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। वो क्या कितने मंथ का पीरियड होता है? 9 मंथ का पीरियड होता है, जिसमें फुल्ली डेवलप होता है एक एम्ब्रायो। ठीक है, तो यहाँ तक ही था पूरा क्लास। आई होप आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर टॉप 100 MCQ भी आप लोगों को करवा दूंगा, जो कि नीट में बार बार पूछते रहते हैं, तो बहुत जल्दी आएगा। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे कंटेंट दे सकूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।